एवरीवन माई सेल्फ आशीष सनवाल करेंटली है थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एसीएमएस न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से थे जो नीट 2025 के अंदर आए थे। इससे पहले मैं आपके लिए फिजिक्स की वीडियो भी बना चुका हूँ एंड केमिस्ट्री की वीडियो भी बना चुका हूँ एंड उस पर आप सबने बहुत प्यार दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। एंड उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भैया बायोलॉजी की वीडियो भी लेके आओ, तो मैं बायोलॉजी की वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये एक हफ्ते बाद आ रही है वीडियो, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। पहले क्वेश्चंस देखना कि कहाँ से आए हैं, फिर उनको करने का एक तरीका होता है, उन तरीकों को जानना कि बच्चा उस तरीकों को कैसे आसानी से कर सकता है। तो वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैंने केमिस्ट्री वीडियो में बताया था, लास्ट में बताना भूल गया था, तो वो सरप्राइज़ मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। लास्ट में नहीं, मैं आपको वो सरप्राइज़ स्टार्टिंग में ही बताऊंगा। एंड ये मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट 2026 के अंदर तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया आप अपना कोई कोर्स निकाल दो, मेंटरशिप का पेड कोर्स निकाल दो भैया, मेंटरशिप का हमें गाइडेंस चाहिए, सही मेंटर नहीं मिल पाते, जो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो भैया आपसे हमें मेंटरशिप लेनी है तो आप कोई मेंटरशिप का कोर्स निकाल दीजिए, हमें गाइड कर दीजिए। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देने। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक कंट्रीब्यूशन है। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में आपने सोचा नहीं होगा वो चीज़ें होंगी, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करवाऊँगा, 1 मेंटरशिप। और ये बैच होगा सुपर 100 बैच। इसमें मैं 100 बच्चे सेलेक्ट करूँगा और उन बच्चों को मैं 1-to-1 गाइडेंस दूंगा विथ मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दूंगा। और सुपर 100 हम बैच बनाने वाले हैं, उसके अंदर बच्चों को मैं गाइडेंस करूंगा जो कि अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है एंड सीरियस है। और इस बैच का जो नाम रहने वाला वो होगा नेक्स्ट डॉक्टर्स। तो नेक्स्ट डॉक्टर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे ना, तो आपकी रैंक ऑल इंडिया अंडर 5000 तो आएगी ही आएगी, पक्का मैं ये लिख के देता हूँ कि इन 100 बच्चों की जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंडर आएगी नीट 2026 के अंदर। तो देखो अभी ये एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या होगा। तो ये सिर्फ देखना सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, काफ़ी एस्पिरेंट्स आते हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता प्रिपरेशन से। तो प्लीज़ आप लोग मत आना, ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं सच में नीट क्रैक करना, और मैं उनकी हेल्प भी करूँगा। तो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट, और ये मेरे को पता चल जाएगा कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। अगर कोई गलती से बच्चा आ जाता है ऐसा, तो मैं उसको ग्रुप से निकाल भी दूंगा, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपना 100% देना चाहते हैं। तक आप अपना 100% नहीं दोगे, मैं भी आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स ही आना। तो इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और उसके बाद क्या करना है, आपको कमेंट करना है अपना जेन्युइन रीज़न कि आप नीट 2025 को क्रैक क्यों नहीं कर पाए थे, क्या कमी रह गई थी आपके अंदर जिसकी वजह से आपका नीट 2025 के अंदर लो स्कोर आया था। इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी जो गलतियां होगी आप वो एनालाइज भी कर लोगे, और मुझे ही पता चल जाएगा कि आपकी क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपका नीट 2025 जो है वो क्रैक नहीं हुआ। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट जो आपने कमेंट किया है, इस कमेंट का स्क्रीनशॉट डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना है, और मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अंदर ध्यान रखना कि जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, जो नीट 2025 के ऑल इंडिया रैंकर्स हैं जिनकी रैंक 200 आई है, 300 आई है, वो भी आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेंगे और वो भी आपको गाइड करेंगे। चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इस प्रिपरेशन को लेके बिल्कुल सीरियस है, सिर्फ वहीं ये चीज़ें करना। अगर आप सीरियस नहीं हो, हम आपको टास्क बताएंगे वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो जो एक सीरियस एस्पिरेंट्स है प्लीज़ इस ग्रुप को वहीं ज्वाइन करना। चलो ठीक है, ये सारी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं जी एनालिसिस। तो पहला इसमें क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करने हैं। इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये स्टेटमेंट्स कौन से पेज से आई थी, एनसीईआरटी के 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 98 से ये स्टेटमेंट सारी की सारी उठाई गई हैं। डिट्लो लाइन है, एग्जैक्ट कुछ चेंज नहीं किया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन हीमैस प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसके अंदर देखो हमें यहाँ पे 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 118 पे मिल जाएगा कि पर ऑक्सीडेस एंड कैटेलेस ही में से पर ऑक्सीडेज ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटेलेस। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो ब्लड वेसल है वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट इन अ फ्रॉग। देखो फ्रॉग का क्या होता है कि टीचर्स बोलते हैं कई बार क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नहीं भी आएगा, तो इसको मेजोरिटी बच्चे होते हैं वो छोड़ के ही जाते हैं, क्योंकि फ्रॉग पहले डिलीटेड था फ्रॉम नीट, बट अब ऐसा नहीं है।
कई साल से पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2022, 2023, 2024, 2025 भी आ चुका है कि जो डिलीटेड सिलेबस होता है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा आते हैं। इस बार 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉग में से ही आए थे। तो ये आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 82 पे मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था आपको, अगर पता होता तो आप कर देते। उसके बाद हमें दिया है कि लाइफ साइकिल गिवन है टेरिडोफाइट्स की, अरेंज करना है हमको फॉलोइंग सीक्वेंस के अंदर। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 30 एंड 32 पे। यहाँ पे सीक्वेंस में आपको गिवन है, कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया था कि ब्लू एंड वाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव डेवलप्ड विद डिफरेंशिएट, इसमें दो स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद हमें बताना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है इसका। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 170 के ऊपर सेम लाइनें गिवन है जो मैंने हाईलाइट करती है। आप यहाँ से देखोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये भी कोई थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं था, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। और जो थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे मैं बता दूंगा आपको चलते चलते कि इसमें थिंकिंग लगती है, इसमें आपको टाइम टेकिंग लोकेशन लगेगा, तो आपको ये सेकंड गो में करना था या थर्ड गो में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स नॉट एलिमेंट प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये भी गिवन है 12th की पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 151 पे, ये गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये डिफरेंट पेजेस पे नहीं है, एक ही पेज पे आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे स्विस चीज प्रोडक्शन प्रोपिनोलिबैक्टम शर्मिनी, यहाँ से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो में कन्वर्ट दही में करता है, और डो को बेकर यीस्ट सेक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस गिवन है, आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीआरएनए। तो यहाँ पे भी आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो वही है कि अगर आपको पता होता, ये लाइन से ही है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 180। और सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, आता होता तो आप मार्क कर देते। ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे छुपा के दे रखा है, हिडन लाइन है, डायरेक्ट हमसे नहीं पढ़ा जाता है, ये मिस हो जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थिंकिंग वाला नहीं था, अगर पता होता तो ही कर पाते आप। उसके बाद आता है कि कॉम्प्लेक्स टू ऑल्सो नोन एज, तो ये भी सिंपल था कि कॉम्प्लेक्स टू को क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 160 पे को इसने बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा के दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो हाँ, ये लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आया था एनसीईआरटी के अंदर गिवन था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में गिवन नहीं था। इसके अंदर थिंकिंग लगती है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। और ये 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 39 पे गिवन है। उसके बाद आता है कि हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद स्टेटमेंट में हम बताना है कि कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई गई है, 11th एनसीईआरटी की पेज नंबर 67 पे आप इसे देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट हमें फिर से गिवन किए हैं कि इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट 2 गिवन है, और हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये 12th एनसीईआरटी आपको पेज नंबर 209 पे मिलेगा, और डायरेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे यूनिट बहुत बार पढ़ाया जाता है, हाईलाइटेड है, यूनिट हमसे याद करवाई जाती है, इजी है, डायरेक्ट आंसर लगाना था आपको। ये क्वेश्चन था, ये 2 सेकंड्स का क्वेश्चन था कि आता है तो आप कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं सोचना होता, सिर्फ 2 सेकंड का। उसके बाद आता है पेडिग्री का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस बार। इसके अंदर भी थिंकिंग लगता है, बच्चा इसके अंदर 1.5 मिनट भी लगा सकता है अगर वो बार बार फंस रहा है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन हमें पेडिग्री दी जाती है, टीचर्स समझाते हैं क्लास में कैसे सोल्व करनी होती है। तो अगर आप इसको इसके अंदर ध्यान देते ढंग से, आपको पता होता कि पेडिग्री को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये इतना हार्ड नहीं कहेंगे हमको, लेकिन ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपको आराम से 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं सोचने के अंदर, तो ये एक गुड क्वेश्चन है। और पेडिग्री एनालिसिस में तो मैं बताऊंगा, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना, सारे करो, लेकिन पीवाईक्यू से बाहर मत जाना। एडवांस लेवल की पेडिग्री भी होती है, वो एडवांस लेवल की पेडिग्री करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है पेडिग्री के अंदर। तो पेडिग्री एनालिसिस में पहले आप एनसीईआरटी की सारी पेडिग्री करो, उसके बाद जो आपको टीचर पेडिग्री करवाता है, आपको बस वही पेडिग्री करनी है, उससे बाहर आपको पेडिग्री में नहीं जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीड्स ऑफ सीरियल आउटर कवरिंग ऑफ ए प्रोटीन लेयर रिच, इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूरिन लेयर कहते हैं। और ये यहाँ पे गिवन है 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 67 पे। उसके बाद ये एक मैच द कॉलम है, यहाँ पे मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। मैच द कॉलम में एग्जैक्ट है, कुछ सेम नहीं है, सेम टू सेम है। एनटीए वाले मैं हमेशा, मैंने अपनी फिजिक्स की केमिस्ट्री में दोनों वीडियो में कही है कि एनटीए वाले चेंज नहीं करेंगे। चेंज करते हैं क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, जैसे अभी भी 1-2 क्वेश्चन में बोनस दिया गया है नीट 2025 के अंदर, तो वो बोनस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी एनटीए चेंज नहीं करता नीट के अंदर, सेम टू सेम है। ये आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 137 पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि किसने प्रपोज किया था जेनेटिक कोड, ये
भी यहाँ पे गिवन है। जॉर्ज गैमो एग्जैक्ट है, देखो कुछ नहीं है, 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जो आपको 1-1 2-2 मिनट लग रही है ना एक क्वेश्चन, वो आपको यहाँ से बचानी है। वो आपको कैसे पता लगेगा? साइंटिस्ट का कोई थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो डायरेक्ट आएगा साइंटिस्ट का नाम ही तो पूछेगा किसने दी थी, उसमें क्या सोच के करोगे? कुछ नहीं सोचना, यही करना है। पेडिग्री के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल आते हैं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है उसमें से कई बार लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। इस बार जैसे ट्विंस वाला पूछा गया था, तो वो चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको थिंकिंग लाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो साइंटिस्ट का जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ पे थिंकिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 93 पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद, देखो हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड का। 12 एनसीईआरटी पेज नंबर 83 पे गिवन है। उसके बाद आता है कि आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। तो ये देखो, इफ़ वी हैव की टूल्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पोलीमरेज एंजाइम लाइगेस वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये आपको गिवन है एज इट इज़, कुछ नहीं करना था। अगर आपको याद होता तो आपको पता होता कि कौन से रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो था कि बस आपको नोट बताना था, तो नोट को ध्यान रखना है। ये भी बहुत गलत करवाता है, जिन बच्चों को आता था वो भी इसको कई बार गलत कर देते हैं क्योंकि नोट को नहीं पढ़ते। तो ये भी गिवन है 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 165 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ होस्ट। तो देखो यहाँ पे गिवन है कि मीजोजोम होता है स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 90 और 91 पे ये गिवन है, और डायरेक्ट है आंसर भी इसका मीजोजोम ही है। विच ऑफ द फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, ये भी गिवन है टर्मिनेशन फैक्टर, आंसर भी यही है रो। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 94 पे गिवन है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे डायग्राम गिवन है, और डायग्राम के अंदर ये देखो 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 210 पे एग्जैक्ट डायग्राम गिवन है। SCO3 यहाँ से PCT से निकल रहे हैं, ये DCT हैं। इन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते थे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं। यहाँ पे PCT का एकदम सही है, लेकिन DCT का गलत था, DCT का ये सही है। तो आपका आंसर 1 हो जाता है इस केस के अंदर। ये भी आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एंटीबॉडी का। ये आपको एज इट इज़ नहीं गिवन है, लेकिन बस इसके अंदर 2 ऑप्शन तो एकदम आपको एनसीईआरटी की लाइन से गिवन है, तो 2 ऑप्शन आप इसमें एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगी वो इसमें ये होता है कि सी टर्मिनल है कौन सा। सी टर्मिनल नहीं पता होता, तो जो थोड़ा सा टीचर डिटेल में करवाता है वो बता देता है कि सी टर्मिनल कौन सा है। तो आप, अगर आपको पता था वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो भी कोई डरने की बात नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। या तो आप गेस कर सकते हो इन दोनों क्वेश्चन के बीच में, अगर आपकी किस्मत सही हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं होती तो भी कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को लीव भी कर सकते थे। इसका आंसर जो है वो 1 है। आपको पता नहीं था कि सी टर्मिनल कौन सा है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इनको काउंट मार्क कर सकते थे कि ये आंसर नहीं होने वाले, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बस आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो आप एक गैस ले सकते थे। अगर नहीं भी लेते हो कोई भी नहीं, इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते थे। और ये एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है पेज नंबर 11 की, जो 12th की एनसीईआरटी है 135 के ऊपर। उसके बाद हमें मैच द फॉलोइंग दी है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए कि ये मैच द फॉलोइंग कहाँ से आए हैं। कुछ नहीं है, सेम है, एग्जैक्ट है। डायग्राम भी मैंने निकाल दिया है, और ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 19 और 20 में स्टार्टिंग में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू मोनोकोटन स्टेप। तो मोनोकोटन स्टेप होता है, इसका स्क्लेम वगैरह हाइपोडर्मिस होती है। यहाँ पे क्या दिया है कि हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटिस, तो नोट पूछा था तो ये पेरेन्काइमेटिस नहीं होती, स्क्लेरेन्काइमेटिस होती है। अच्छा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए बच्चे को। तो आपको ये क्वेश्चन भी हो जाता है। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 76 पे गिवन है। उसके बाद आता है कि ट्विंस आर बोर्न इन, ये एक हम कह सकते हैं कि आउट्स ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है वो यही होगा कि जो होंगे वो या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे या 70% 5 आइडेंटिकल जेनेटिकल कंटेंट होगा उनका। तो हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको छोड़ देना था अगर आपको नहीं आता और आपने किया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपने गलत ही किया होगा। तो कोई बात नहीं, इस बार बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, इसीलिए से 360 में से 360 बच्चों के नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इस बार अच्छे क्वेश्चन थे बायो के अंदर। फिजिक्स और एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री के अंदर हम देखें तो बायो इस बार ज़्यादा डिफिकल्ट थी, उसमें काफ़ी टाइम गया है बच्चों का सोल्व करने के अंदर, और आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे इस बार बायो के अंदर, और ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपको नहीं आता था तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हर बार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखो 4 से 5 थे, 85 क्वेश्चन है वो अभी भी आपके पास हैं। तो 85 क्वेश्चंस भी आपको एक बहुत ही अच्छा जो मार्क्स होते हैं वो ला के दे सकते हैं। तो आप 85 क्वेश्चन पे फोकस करो, 5 क्वेश्चंस पे फोकस मत करो। उन 5 क्वेश्चन पे फोकस करने की जब आप कोशिश करोगे तो आप इतना सारा पढ़ जाओगे कि आप एनसीईआरटी रिटेन नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना कि 5 क्वेश्चंस के लिए आप आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके तैयारी करना स्टार्ट करो। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो कहीं के नहीं रहते।
क्योंकि आपको बायो के अंदर एक परफेक्ट स्कोर करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 330 अगर आपके बायो के अंदर आ रहे हैं, 100 आप केमिस्ट्री के अंदर भी ले रहे हो, लेकिन इससे ज़्यादा ही आते हैं बच्चों के, तो 330 अगर हम लें और 130 अगर हम इसके अंदर लें, तो आपके यहीं पे जो है वो 460 मार्क्स हो जाते हैं। और अगर आपके फिजिक्स में 100 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपके एक 560 मार्क्स होंगे। इस बार 560 पे कितनी अच्छी रैंक है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि आपको क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना। ये चीज़ें मैं आपको मेंटरशिप के ग्रुप में बताने वाले हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल से करने हैं, कौन से चैप्टर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल से नहीं करने। तो जो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो जो जो मेंटरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो उन स्टेप्स को फॉलो करना, और हम आपसे जल्दी ही जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वीट पोटैटो, और ये दो जगह क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर जो 12th की एनसीईआरटी है 115 पे, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद आता है कि फाइटो हार्मोन प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, यहाँ पे भी ये भी गिवन है 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 117 पे। मैंने मार्क कर दिया हाईलाइट, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद आता है वाई इंसुलिन कांट, और डायबिटिक पेशेंट को क्यों नहीं दिया सकता, तो यहाँ पे गिवन है कि वो डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली। 72 क्वेश्चन है, इसके अंदर बताना था कि नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटेलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें ये रिएक्शन गिवन थी। अब ये कहाँ से रिएक्शन आती है, ये देखो, ये यहाँ से आती है। पेज नंबर आपकी 11th की एनसीईआरटी गिवन है, पेज नंबर 117। जी एस से जी क्या बनता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो ट्रांसफरेस एंजाइम है, एंजाइम्स कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ, जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वही ट्रांसफर करवाता है। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये बताता है कि गिवन बिलो हमें स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं इनकरेक्ट, वो बतानी थी हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ये देखो 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 168 पे मिल जाएगा, ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद बताता है कि करंट सीवेंट क्या है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में, तो ये मैंने आपके लिए एक सीक्वेंस का बना दिया है, एनसीईआरटी की पेज नंबर 29 पे गिवन है, और ये सीक्वेंस के अंदर ही गिवन है ऑलरेडी, तो आपको अगर ये याद होता सीक्वेंस तो आप मार्क कर सकते थे। उसके बाद बताते हैं कि आर वार वार वाई, ये देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर 9:3:3:1। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 64 पे गिवन है, फिनोटिपिक रेशो, याद होता तो आप मार्क कर देते, कोई इसमें बड़े वो बात नहीं थी। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, हमें ये लिस्ट मैच करनी है, और ये जो लिस्ट है ये 11th की एनसीईआरटी सेल चैप्टर में गिवन है, सेंट्रोमियल स्प्लिट सीलिया, मैंने ये मार्क कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये रिएक्शन आती है, ये हमें पेज नंबर 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 195 पे गिवन है, एग्जैक्ट है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ये मैच द फॉलोइंग मैंने आपको के जो पेजेस गिवन है वहाँ से लिख दिया है, तो 190, 203, 214 एंड 227 पे ये आपको गिवन है, ये मैंने सारे एनसीईआरटी से निकाल के आप कर दिया है, आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद भी हमें यही बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है इन ग्रुप में से, तो आप ये भी मैंने एनसीईआरटी के पेज नंबर 202 पे ये गिवन है, और ये पैराग्राफ है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क्स हाईलाइट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी थिंकिंग लगती है, लेकिन ये जो है वो डायरेक्टली गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते थे, और ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करने के बाद आप जो इसका आंसर है वो आराम से दे सकते थे। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 169 और 170 के ऊपर गिवन है। उसके बाद आता है कि एंजाइम इज कॉल्ड प्रोटीन पोर्शन कॉल्ड एपो एंजाइम, 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 118 पे गिवन है। उसके बाद आता है ये स्टेटमेंट, हमें बताना था 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 206 एंड 207 पे गिवन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 11 पे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना था कि स्टेटमेंट ससेशन रीजन कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 141 पे गिवन है, ये सारे जो है नियोप्लास्टिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, आप चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी ज़रूरी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता कैसे चलता है जब आप और पीवाईक्यूज़ करते हो। देखो मैंने नीट 2021 दिया था, मेरे बायोलॉजी के अंदर 350 मार्क्स थे, नीट 2021 के अंदर 350 मार्क्स थे, लेकिन मेरे फिजिक्स के अंदर कम थे, तो मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। नीट 2022 के अंदर भी मेरे बायो के अंदर 350 मार्क्स थे, मैंने अपना स्कोर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इम्प्रूव किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन बायो में मैं कॉन्स्टेंट था। 2021 में भी 350 मार्क्स थे, 2022 के अंदर भी मेरे 350 मार्क्स थे। बायो को आपको बाय हार्ट लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। लाइन टू लाइन पढ़ना एक होता है रटना, रटना नहीं है, लाइन टू लाइन रट के आप कभी भी 350 या 360 को स्कोर नहीं कर सकते। पहले टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझो, उसके बाद आपको वो लाइन टू लाइन आपको आराम से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कंसेप्ट
छुपे हुए हैं। ये एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो कंसाइज करके अंदर गिवन होती हैं। तो अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी ना, तो आप ऑलरेडी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये मैच द फॉलोइंग गिवन है, एनसीईआरटी के डिफरेंट पेजेस पे हैं, 241, 244, 246 पे आपको ये पेजेस मिल जाएंगे। आप पॉज करके चेक कर लेना, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं होगा। क्रोमोसोम किस में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं, क्रोमोसोम 1 में होते हैं। 12th की एनसीईआरटी पेज 104 पे गिवन है। और ये गिवन है कि रूबिस्को के लिए क्या ट्रू है। ये देखो रूबिस्को के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 143। उसके बाद आता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। यहाँ पे गिवन है कि ये प्यूबर्टी मेनार्क कहते हैं। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 33 पे गिवन है। उसके बाद आता है एलिलेली के लिए किस, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो होता है पेज नंबर 165 और 182 पे गया है कि जो एस्टेरिया कोलाई उन्होंने यूज़ किया था, वो एस्टेरिया कोलाई क्या है, वो एक बैक्टीरियम है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बैक्टीरियम आएगा, वायरस यीस्ट फेज नहीं आएगा। तो ये एक मिक्स्ड कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। एली लिली ने वहाँ पे बताया कि ई कोलाई देता है, और वहीं एनसीईआरटी में आपको आगे जाके बताया कि जो ई कोलाई वो एक बैक्टीरियम है, और बैक्टीरियम ई कोलाई बैक्टीरिया ही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आप वैसे भी इसको कर सकते थे, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दो जगह से आपको कंसेप्ट उठा के आपसे पूछ लिया था कि क्या होगा। उसके बाद आता है असर्शन रीजन। ये असर्शन रीजन की एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी लाइन है, कुछ चेंज नहीं किया। 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 46 पे गिवन है। उसके बाद आता है कि ड्यूरिंग माइटोसिस जो मेन फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स का क्या होता है। ये स्पिंडल फाइबर्स का जो क्वेश्चन है 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 123 पे गिवन है, अच्छे से बताया गया है। और ये एग्जाम में जो डायग्राम है उसके थ्रू भी एक्सप्लेनेशन की जाती है कि उनका काम सेपरेशन का होता है। उसके बाद आती है कि मैच द लिस्ट हमें करना था। ये देखो ये मैच द लिस्ट आपको 83, 84, 85 12th की एनसीईआरटी के पेज नंबर से मिल जाएगी। इनमें ऑलरेडी कुछ नहीं है, चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग यहाँ पे इसके अंदर है, मैंने मार्क कर दिया है ऑलरेडी कि कौन से आपको चेक करने हैं। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 106 पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है फ्रोक का। देखो मैंने कही थी ना कि जो डिलेटेड सिलेबस होता है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रीनल पोर्टल सिस्टम फिर से आ गया फ्रोक का। तो ये फ्रोक का 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 82 पे गिवन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्टल इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थिंकिंग वाला था। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 95 पे सारे जो पॉइंट्स है आपको गिवन है, सारे के सारे। इसमें आपको कंसेप्चुअल थिंकिंग भी होनी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है स्टेप्स भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको बाय हार्ट इसका प्रोसेस याद रहेगा तो आप नहीं भूल पाओगे। और ये एनसीईआरटी गिवन है क्वेश्चन, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। भी एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे को फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक्सपोनेंशियल का अच्छा नॉलेज है, वो इसको कर पाता है कि इसके अंदर बढ़ता कैसे, 1 से 2, 2 से 4, तो 2 की पावर n से जो होता है वो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये देखो 2 की पावर n यहाँ पे आंसर हो जाता है। इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी ही कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग का है, क्वेश्चन अच्छा है। आप इसको सोच समझ के कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते थे कि इसका पावर 2 की पावर n होगा। क्वेश्चन अच्छा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ये किया जा सकता था। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है जिनको किया नहीं जा सकता था, लेकिन इसको किया जा सकता था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन असर्शन रीजन गिवन है, उसके मैंने स्टेटमेंट आपको दे दी है। 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 12 और 13 पे गिवन है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है कि ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे गिवन है कमेंसलिज्म एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच। तो ये कमेंसलिज्म इसका आंसर हो जाएगा। 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 201 पे गिवन है। और इसके बाद हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये सारी स्टेटमेंट पेज नंबर एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी की 38 पेज नंबर पे हैं। तो आप यहाँ से देख के इन स्टेटमेंट को बता सकते थे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद ये देखो आइडेंटिफाइड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ पूछी थी ना, ये बेसिकली बच्चा इग्नोर कर देता है, वो सारी चीज़ें याद कर लेगा लेकिन ये भूल जाता है। इसको हम फॉर्म ब्रेकर को एक जो कॉमन सेंस होती है उससे भी कर सकते हैं कि फॉर्म बनेंगे कहाँ, नीचे तो बनेंगे नहीं, कहाँ पे जाके बनेंगे, वो ऊपर ही जाके बनेंगे। तो ये इसका फॉर्म ब्रेकर होगा। जिसको याद था वो तो डायरेक्ट मार्क कर देगा, लेकिन जिसको याद नहीं था वो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें वापस देखो फ्रॉक्स का क्वेश्चन आ गए। फ्रॉक्स से तीसरा क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं, और ये आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 82 में मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एडिनरी मैश। देखो ये एडिनरी मेडुलरी वाला जो हार्मोन चैप्टर है उससे पूछा गया है। 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 224 पे सारी चीज़ें गिवन है, आप चेक कर लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद 12th में रीड द फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे है। सारी चीज़ें स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं, ध्यान रखना। करेक्ट इनकरेक्ट बहुत गलती करवाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए जो एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है, कौन सी लाइन के अंदर गिवन है, देखना लाइन के अंदर ही आगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप पॉज करके देख लेना,
कुछ भी जो है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर से, 85 क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आप 85 क्वेश्चन को स्कोर कर सकते थे अच्छे से अगर आपको चीज़ें आती होती तो ये देखो 11th की एनसीईआरटी में गिवन है 172, 174, 175, 176 से पेजेस से मैंने निकाला है और आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएंगी, आप यहाँ से कर सकते थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे हाइपोथैलेमस से पूछा है कि एक्चुअली उसमें कौन सा सिंथेसाइज होता है। तो ये 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 241 एंड 242 पे गिवन है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बीवरेज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट जो डिस्टिलेशन है, तो यहाँ पे वाइन है नहीं, बियर है, तो आप बियर मार्क कर सकते थे। उसके बाद आता है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए था, आपको बहुत आसानी से हो सकता है कि पॉलीजेनिक पूछा है। पॉलीजेनिक में आपको पता है कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है वो फॉलो नहीं होते, और जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो होते हैं वो एक्स लिंक्ड होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन कट के यहाँ पे आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 6973 पे गिवन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। उसके बाद देखो जो जो हार्ड क्वेश्चन है मैं वो लास्ट में भी आपको बताऊंगा कि ये हार्ड है, थिंकिंग वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताऊंगा लास्ट में जाके। ये देखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग गई है सेम 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 32 पे पूछा गया है, कुछ चेंज नहीं हुआ। उसके बाद पूछा है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है, तो जाइगोमॉर्फिक में पी आता है, आंसर पी इसका आंसर हो जाएगा। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 62 पे गिवन है। उसके बाद कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन, 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 158 पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से हैं, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु का ये जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, तो यहाँ से आपसे पता चल जाएगा। 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 225 पे गिवन है। रामदेव मिश्रा जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है, ये गिवन है एनसीईआरटी पेज नंबर 189 पे, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आता है स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट आपको 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 88 पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट 1 एंड 2, ये भी 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 180 पे जो गिवन है वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आ जाए मैच द लिस्ट, उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग है। ये देखो ये सारे मैच द फॉलोइंग्स एग्जैक्ट है, मैंने बस इनको हाईलाइट कर दिया है कि आपको हाईलाइटेड पता चल जाएगी कौन सा कहाँ से आया है। 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 244 एंड 247 पे गिवन है। उसके बाद आता है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर, साइक्लोस्टोमेटा में कौन सी होती है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट नॉट एंडोपैरासाइट्स। तो ये एक्टोपैरासाइट होंगे, एंडोपैरासाइट नहीं। ये एक 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 47 पे गिवन है। उसके बाद पूछा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया कि सर जो स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है वो क्लॉट बस्टर होता है। तो ये आप 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 153 पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स, तो यहाँ पे देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का रोल बताया है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, लोकोमोशन, कैप्चर, ये आपको 11th की पेज नंबर एनसीईआरटी पेज 45 पे देखने को मिलेगा। ये फिर से मैच द फॉलोइंग है, मैंने आपको पेजेस बता दिए हैं कि 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 29, 30, 32, 33 पे आपको ये गिवन है, तो आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखो क्या है कि बता द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, इनका क्या क्या ड्रॉबैक्स है आउट ऑफ एनसीईआरटी। इसको हम हाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी कहेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आराम से कर सकते थे। देखो मैं बताता हूँ कैसे है कि पोटेंशियल ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, तो देखो हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर नहीं रहता, जो आईवीएफ होता है ये हाई रिस्क नहीं रहता। तो आपको पता है कि ए इसका आंसर नहीं हो सकता। तो देखो करेक्ट बताना है, ए इसके अंदर भी है एक, इसके अंदर भी है एक, इसके अंदर भी है, आपको ये 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर आप बता सकते थे। हाई फर्टिलिटी रिस्क, आईवीएफ से हाई फर्टिलिटी रिस्क नहीं होता मदर को, इसलिए जिन बच्चों को जो कंसीव नहीं कर पा रही उनको करवाया जाए। अगर डॉक्टर को लगे कि हाई फर्टिलिटी, वो कभी नहीं रिकमेंड करेगा इस चीज़ को। तो ये यहीं से हो सकता था कि इसका ए आंसर कभी नहीं हो सकता, और ये बाकी आंसर्स में दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, लेकिन बहुत आसानी से किया जा सकता था। उसके बाद देखो ये जो कंसीडर हम फॉलोइंग करेंगे, इसमें हम क्रूज स्टेटमेंट बतानी है। ये 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 33 पे गिवन है, इसी डायग्राम से ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम। उसके बाद आता है ब्रायोफाइट्स, जो गैमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे गैमा का बताया हुआ है कि वो क्या करता है, 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 29। उसके बाद हमसे फिर से एसेशन रीजन गिवन है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, आप चेक कर लेना, 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 96। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ये देखो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि वो क्या करता है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको इस पर एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी पड़ेगी कि कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था,
जो बच्चा एनसीईआरटी को डीपली पढ़ता है वो इसको भी रट के गया होगा कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या क्या काम होता है, वो क्या करता है, तो वो भी इसको भी रट के गया होगा और आप भी पढ़ सकते थे। एनसीईआरटी के अंदर गिवन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा उन्होंने, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। इस बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्या क्या एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना। और अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप हमको एक चैप्टर पढ़ा के बताओ कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी की हिडन लाइंस में से। तो आप सब लोग एक चैप्टर डिसाइड करो कि वो कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, मैं उस चैप्टर पे एक वीडियो बना दूंगा, उस चैप्टर को समझाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना कैसे है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे, ये क्वेश्चन आपको 12th के एनसीईआरटी पेज नंबर 138 पे मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग, ये देखो मैंने मार्क कर दिया है आप लोगों के लिए, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 133 पे, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फिग फ्रूट वाला अच्छा क्वेश्चन था। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कह सकते क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हमको इस चीज़ के बारे में बता दिया गया था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं होती। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, जो हमको नेगेटिव मार्क्स से बचाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन के इसका देखना है तो ये आपको 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 202 पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द पैटर्न ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। देखो फिर से मैंने क्वेश्चन बोला था कि आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये पहला क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडो सिलेमेंट वाला था, ये क्वेश्चन अच्छा था। आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको हम कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है, लेकिन ये जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है वो गिवन नहीं है, तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद ये आईवीएफ वाला, ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो अब हम समरी पे आते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी 6 क्वेश्चन थे। ये 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से जो 6 क्वेश्चन में 2n वाला आप कर सकते थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला आप कर सकते थे, और सूडो सिलेमेंट वाला आप कर सकते थे। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते थे, बाकी दिन हाँ मानता हूँ कि नहीं हो पाते, गलत हो जाते, तो इनमें आप छोड़ सकते थे, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी से में भी आप 6 क्वेश्चन कर सकते थे। तो देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से कितने आए थे, 84 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में से थे। टाइम कंज्यूमिंग कितने थे, उनमें से 4 to 6 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, और 80 जो थे वो डायरेक्ट थे, सीधा लाइन से उठ के आए थे। तो आप अगर 80 क्वेश्चन पे आप एग्जैक्ट सही करते हो, बाकी 10 क्वेश्चन आप करते ही नहीं हो, तो भी आपका जो स्कोर आता है वो 320 स्कोर आता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है बायोलॉजी के अंदर। नीट 2025 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो अगर आपका ये जो स्कोर आ रहा है वो 320 आ रहा है बायो के अंदर, लेकिन फिर भी आपका स्कोर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डरने की बात नहीं है। आपकी बायोलॉजी पे पकड़ बहुत अच्छी है, बस आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओगे, इसीलिए मैं मेंटरशिप ग्रुप बता रहा हूँ। इसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चंस हम खुद बनाएंगे कि कहाँ से टीचर्स पूछ सकता है, आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो मेंटरशिप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको एक डिटेल्ड प्लान भी दिया जाएगा डे टू डे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो जो जो आपको स्टेप्स बताएं आप वो करना, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना और हम आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। तो ये आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी जो आपको चैप्टर्स या तो पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने, तो देखो मेरी बात मान लेना, एक भी चैप्टर जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी से मत जाना, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी आप की जो कोचिंग से उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी कराते हो, एक चैप्टर 2 महीना ले सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, क्योंकि आप एमबीबीएस के अंदर एंटर करते ही ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो। एक चैप्टर को 2 महीने पढ़ाया जाता है, तो आपको वो नहीं पढ़ना। आप एक चैप्टर के लिए या एक यूनिट के लिए आप एनसीईआरटी भूल जाओगे, आप वो चीज़ें याद करने की कोशिश रखोगे जो नहीं आएंगी। इस बार भी जो आई हैं वो रिलेटेड है, अनरिलेटेड कुछ नहीं था। सारे चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से आपको हार्ट बाय हार्ट याद होने चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो कहाँ से करने हैं, पीवाईक्यू से, एंड जो टीचर नोट्स बना रहा है उनमें से, और कहीं से बाहर मत जाना। आपकी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उस पर अच्छी पकड़ बनाना, और आपका नीट 2026 के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। और मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही आना, क्योंकि इट इज़ अ फ्री कोर्स, और इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी आएंगे तो उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो आप एक अपना जेन्युइन रीज़न बताना, हमें लगा कि हाँ ये जेन्युइन है या फिर ये कोई फेक नहीं कर रहा, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। एंड एट द लास्ट में आपसे यार यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसा ही कंटेंट आगे भी ला सकूं। थैंक यू।